हेलो बच्चों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी पहले हम ये समझ लें। तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्जेस। जी हाँ, ये फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसकी दो सब ब्रांचेस हैं। पहली है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी है करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी स्टैटिक मीन्स रुका हुआ, यानी कि स्टेशनरी। मतलब इसमें जो चार्जेस हैं वो क्या है, एट रेस्ट। ठीक है, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में जो चार्जेस होते हैं वो एट रेस्ट होते हैं। दैट इज़ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में शायद आपने क्लास 8 में भी पढ़ा है, तो उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा है, आप प्लास्टिक के स्केल को रब करते हो सर पे और फिर वो क्या होता है कि वो पेपर्स को अट्रैक्ट करने लगता है ना। आपने विंटर्स में कई बार फील किया होगा इस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को, कभी कम्बल से, कभी प्लास्टिक की चेयर से, कभी किसी पर्सन से भी ये करंट लग जाता है हमें, है ना। दैट इज़ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। आपने ये भी देखा होगा, जब जाड़ों में आप अपनी कैप हटाते हैं सर से, तो आपके बाल जो हैं वो खड़े हो जाते हैं। देख रहे हैं ना कैसे, है ना। तो बाल जो है वो खड़े हो जा रहे हैं। कैसे हो जा रहे हैं? येस, योर हेयर इज़ राइजिंग बिकॉज ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। बलून जो है वॉल में स्टिक हो जाता है। येस, दैट इज़ ऑल्सो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो ये सारे ही कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जब हम एक बॉडी को दूसरे बॉडी पर रब करते हैं तो चार्जेस जो होते हैं वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जैसे हमने स्केल को बालों पर रब किया तो क्या हुआ, बालों से कुछ चार्जेस जो है वो स्केल पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक, यानी क्या कि मीन्स जो है स्केल जो है वो चार्ज्ड हो गई। ठीक है, अब जब स्केल चार्ज्ड हो गई तो वो पेपर को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। इसका ज़्यादा जो डिटेल है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का, उसे हमें क्लास 12th में पढ़ना है। 10th में आपके पास स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का कुछ खास नहीं है, कुछ खास क्या, कुछ है ही नहीं। हम लोगों को पढ़ना जो है यहाँ पे वो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, बट थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी है ना। ठीक है, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जितनी मज़ेदार है ना उतनी ही ज़्यादा डेंजरस भी है। येस, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैन बी न्यूजेंस और इवन डेंजर। ठीक, जो एनर्जी आपके हेयर को स्टैंड कर दी, इट कैन ऑल्सो डैमेज योर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कॉजेज एक्सप्लोजन्स। ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है ये इंसुलेटर्स के साथ डील करती है। ओके, जैसे आपने देखा अभी कि प्लास्टिक स्केल को जब आप रब कर रहे हैं तो वो पेपर्स को अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन स्टील स्केल को अगर आप बालों पे रब करें तो क्या वो आपके पेपर्स को, बिट्स ऑफ पेपर्स को अट्रैक्ट करेगी? नहीं करेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्लास्टिक जो है वो इंसुलेटर है। ठीक है, और स्टील जो है वो कंडक्टर है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्लास्टिक पे, यानी कि जो इंसुलेटर्स होते हैं उन पर वर्क करती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें जो है चार्जेस का एक जगह पर रुकना बहुत ज़रूरी है, यानी उसका किसी पार्ट का, इंसुलेटर के किसी पार्ट को चार्ज्ड होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे चार्जेस जो हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, किसी कॉर्नर पर, इसलिए वो पेपर्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं। बट स्टील क्या है, वो कंडक्टर है। ठीक है, अब कंडक्टर का काम क्या होता है कि वो उस पूरे के पूरे चार्ज को पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, अपनी बॉडी में, है ना, यानी चार्जेस को फ्लो करा देता है। ठीक है, तो ये तो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ओके, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी इज़ जनरेटेड बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर अक्रॉस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी यहाँ पर क्या है, चार्जेस जो हैं वो मोशन में होते हैं। ठीक है, यानी चार्ज क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक, अच्छा, जब चार्जेस मूव कर रहे हैं, मतलब अभी हम लोगों ने बात किया था कंडक्टर्स की, यानी कंडक्टर में चार्जेस का मोशन होता है, तो हम यहाँ पर कंडक्टर्स की बात करेंगे और कंडक्टर्स में मेटल्स की बात करेंगे। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं, जैसे गैसेस हैं, सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, मेटल्स हैं, बट यहाँ पर हमें जिसके बारे में बात करनी है वो केवल मेटल्स है। हाँ, क्योंकि आप क्लास 10th में हैं और क्लास 10th में केवल आपको मेटल्स के बारे में ही बात करनी है। तो चलिए, तो हम यहाँ कंडक्टर और इंसुलेटर का डिफरेंस पहले समझ लेते हैं। तो दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाती है आसानी से, उन्हें हम कंडक्टर्स कहते हैं। और इंसुलेटर्स, दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर, यानी जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाती वो क्या है, वो इंसुलेटर्स हैं।
सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर्स आर वेरी स्लो। अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इसका डिटेल हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, बस इतना हम यहाँ समझ लेते हैं। रेजिस्टेंस मीन्स जो चीज़ रेजिस्ट करे, यानी इलेक्ट्रिसिटी को रेजिस्ट करने वाली जो चीज़ें हैं, ठीक है, जिसे हम रेजिस्टर के नाम से अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक। तो ये क्या होती है, कंडक्टर्स में बहुत लो होती है और इंसुलेटर में यही बहुत ज़्यादा होती है ना, लिखा है ना इनफाइनाइटली वेरी हाई। हाँ, तो ये बहुत हाई होती है इंसुलेटर्स में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है ये इंसुलेटर्स में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो करंट को पास होने नहीं देता है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, दे कंटेन लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, कोई भी चीज़, ठीक है, वो कंडक्टर तभी कहलाएगी, यानी हम ये कह सकते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को पास तभी करेगी, ठीक है, फ्लो तभी कराएगी जब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। यानी अगर किसी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो वो कंडक्टर्स नहीं कहलाएंगे। जैसे इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे, कंडक्ट नहीं करा पाते, फ्लो नहीं करा। तो फॉर एनी मटेरियल टू बिकम अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दे मस्ट पोसेस फ्री चार्ज कैरियर्स, ठीक है। यानी कोई भी चीज़ जो कंडक्टर है उसमें फ्री चार्ज कैरियर्स होने चाहिए। गैसेस हैं, सॉल्यूशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट यहाँ हमें बात करनी है केवल मेटल्स की, ठीक है। ओके, मेटल्स जो है वो बहुत ही गुड कंडक्टर्स होते हैं और यहाँ पर हमें मेटल्स के बारे में बात करना है ना, तो सिल्वर है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, आयरन, ये सब कंडक्टर्स हैं। और इंसुलेटर्स, इनमें फ्री चार्जेस नहीं होते हैं, फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो इंसुलेटर हुए, जैसे वुड है, रबर है, प्लास्टिक है ना, ये सब इंसुलेटर हुए, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करा पाते हैं। ओके, आपने देखा है कि जो वायर्स होते हैं वो मेटल के होते हैं, है ना, दैट इज़ कंडक्टर, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। और हमें करंट ना लगे इसलिए उसके ऊपर पीवीसी की यानी कि प्लास्टिक की कोटिंग होती है ना, जिससे हमें करंट ना लगे। चलो, अब हम थोड़ा बहुत एटम के बारे में बात कर लेते हैं। तो एटम भी डिविजिबल है और ये 3 अलग अलग पार्टिकल से मिलकर बना है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो इन्हीं की एक प्रॉपर्टी है। यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है दैट हाउ डू मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कि मेटल्स जो है इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करते हैं। तो कोई भी चीज़ गुड कंडक्टर तभी कहलाती है व्हेन दे पोसेस फ्री चार्ज कैरियर्स। जैसे अगर हम यहाँ पर एक रॉड ले लें, तो अगर ये कंडक्टर है तो उसमें देखिए पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस होने चाहिए। अब हर चीज़ एटम से बनी होती है, तो एटम में तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो हर चीज़ कंडक्टर होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है। किसी भी चीज़ को कंडक्टर होने के लिए ज़रूरी है कि उसमें फ्री चार्ज कैरियर्स हों जो मूव कर सकें। जब तक ये चार्जेस मूव नहीं करेंगे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। अब एटम में होता क्या है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तो न्यूक्लियस में बंधे रहते हैं जैसा आप देख रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके चारों ओर ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, है ना। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो फ्री है ही नहीं, तो आप गुड कंडक्टर बनने के लिए ये तो ज़रूरी है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। तो मेटल्स में क्या फ्री चार्ज होते हैं? तो चलो देख लेते हैं कैसे। ये तो हमने जान लिया कि प्रोटॉन्स जो हैं वो पॉजिटिव है और न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स उनके चारों तरफ शेल्स में या हम कहें ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते रहते हैं। तो जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज हुआ क्योंकि उसमें प्रोटॉन है। ये जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को बांध करके रखते हैं, यानी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन डेवलप होता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स डेवलप करता है जिसे इलेक्ट्रॉन ढूंढते रहते हैं। अब जो मेटल्स होते हैं इनके जो एटॉमिक साइज होते हैं, एटम्स जो होते हैं वो लार्ज होते हैं, यानी इनके एटम्स जो है वो बड़े होते हैं। तो जो इनके आउटर शेल में होता है ना, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ईजिली उस ऑर्बिट को छोड़ करके बाहर निकल सकता है। क्यों? क्योंकि उस पर उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता है न्यूक्लियस का जितना अपने पास वाले शेल में रहे इलेक्ट्रॉन पर करता है। और जो ये बाहर के एकदम आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो आराम से अपने शेल को छोड़ देते हैं, यानी अब वो एटम को छोड़ करके निकल जाते हैं और एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। अगर हम एक छोटा सा वायर भी ले लें तो उसमें करोड्स ऑफ एटम्स हुए, है ना। तो अगर हर एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो यानी उस छोटे से वायर में करोड्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, है ना। तो अब क्या है, मेटल में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है अब इस तरह के मेटल्स में, तो ये क्या हो गया, ये गुड कंडक्टर हो गया ये इलेक्ट्रिसिटी का। अब ये जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन
ये जो हमारे इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं, यानी प्रोटॉन हमारा पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो प्रोटॉन प्रोटॉन को पास लाया जाए या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को पास लाया जाए, मतलब लाइक चार्जेस को अगर हम एक साथ लेकर आते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को रिपल करते हैं, ठीक है। और अगर हम अपोजिट चार्जेस को यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को पास लेके आते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपल करेंगे। अब अगर हम न्यूट्रॉन के बारे में बात करते हैं तो न्यूट्रॉन को हम इलेक्ट्रॉन के पास ले जाएं या प्रोटॉन के पास ले जाएं, ठीक है, ये ना ही अट्रैक्ट होगा ना ही इसमें रिपल्शन होगा। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन के पास तो कोई चार्ज है ही नहीं, उसमें तो चार्जेस वाली कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है ना। न्यूट्रॉन पे तो ज़ीरो चार्ज है, ठीक, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। और ये कहाँ रहता है? न्यूक्लियस में रहता है ना। ये न्यूट्रल होने के कारण ही इसको न्यूट्रॉन बोला जाता है। तो चलो अब हम यहाँ पे हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं। हमने यहाँ एक हाइड्रोजन एटम लिया। अब हाइड्रोजन एटम में हम जानते हैं कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब अगर इस हाइड्रोजन एटम के पास हम एक प्रोटॉन लेकर के आते हैं तो क्या होगा? हाइड्रोजन में जो प्रोटॉन प्रेजेंट है वो इसको क्या करेगा? रिपल करेगा। और हाइड्रोजन एटम में ही जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको इस प्रोटॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, है ना। तो होगा क्या? क्योंकि अब इनका रिपल्शन और अट्रैक्शन है ना, जब प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपल कर रहा है और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, अट्रैक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड और रिपल्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड, वो तो सेम है ना। तो ये दोनों ही फोर्स क्या होंगे? एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब जब दोनों ही फोर्स कैंसिल आउट हो गए तो यानी ना ही ये प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर पाएगा ना ही ये प्रोटॉन को रिपल कर पाएगा, यानी ये अपनी जगह पे बना रहेगा प्रोटॉन, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो अब हाइड्रोजन पे जो नेट चार्ज है वो ज़ीरो हुआ। तो एज अ होल एटम हाइड्रोजन पे जो नेट चार्ज होगा वो ज़ीरो होगा, ठीक। यानी ये एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, ठीक। यानी किसी भी एटम में इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हो तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। यानी वो ना ही चार्ज पार्टिकल को, जैसे यहाँ हम प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, तो ना ही वो इसको अट्रैक्ट कर पाएगा ना ही इसको रिपेल कर पाएगा। तो सभी जो एटम होते हैं उसमें इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे हम बात कर लें बोरॉन की, जैसे हमने यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लिया है बोरॉन का। बोरॉन में हम जानते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स और 5 प्रोटॉन्स होते हैं। तो इनका नेट चार्ज क्या हुआ? +5 एंड -5, है ना। +5 प्रोटॉन के लिए एंड -5 इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इसका नेट चार्ज क्या हो गया? 0, यानी ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। इसी तरह से अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन में 6 प्रोटॉन्स और 6 इलेक्ट्रॉन्स। अगेन हम देखें तो ये भी हमारा क्या हुआ? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया, है ना, ठीक है। तो इन सब पे क्या है? 0 चार्ज, यानी नेट चार्ज इनका 0 है। अच्छा, तो अब इनसे जब बनने वाली जो चीज़ें हैं वो भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगी। टेबल है, चेयर है, वॉल है, कोई भी चीज़ आप ले लिए, हर चीज़ में तो एटम होते हैं ना, हर चीज़ें क्या है? एटम से मिल करके बनी है, तो वो क्या होंगी? वो न्यूट्रल होंगी, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ लेते हैं। जैसे अभी हमने जाना दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ये हमेशा कंजर्व्ड होता है, ठीक है, क्योंकि इन चार्ज को हम बना नहीं सकते हैं। दे कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इन्हें इन चार्जेस को ना ही बना सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। ये चार्जेस केवल एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसफ़र होते हैं, एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ठीक है। तो अब अगर ये कंजर्व्ड हैं तो अब हमें अगर इन्हें चार्ज करना है किसी भी एटम को तो कैसे करेंगे, है? तो उसे चार्ज करना पड़ेगा अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करानी है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और हम समझ लें जो अभी अभी हमने जाना। द नेट चार्ज प्रेजेंट इन द बॉडी इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल चार्जेस। जो नेट चार्ज है किसी भी बॉडी में वो उसका अलजेब्रिक सम है इंडिविजुअल चार्जेस का। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा +6 - 6 = 0, तो जो नेट चार्ज क्या हुआ वो 0 हुआ, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या है किसी भी एक एटम को ले लेते हैं और इसको हम चार्ज कर लेते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ बात कर लेते हैं एक कार्बन एटम की। हमने एक कार्बन एटम लिया, हम इसको जो है चार्ज करेंगे, ठीक है। तो इस पर 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन है, ये तो हमें मालूम ही है, ठीक। अब हम क्या करते हैं कि इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को हटा देते हैं। अब इनमें से अगर हम कुछ इलेक्ट्रॉन्स को हटाते हैं, चलो मान लिया 2 इलेक्ट्रॉन्स को हटाते हैं। अब अगर हम इनमें से 2 इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा? 6 प्रोटॉन्स तो बचे और इसके साथ हमारे पास क्या बचे? केवल 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इनका नेट चार्ज अब क्या हो गया?
प्लस 6 प्रोटॉन्स माइनस 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो नेट चार्ज हमारे पास इसका क्या हो गया, +2 है ना, प्रोटॉन्स में +2, यानी ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब ये जो हमारा कार्बन एटम होगा ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, तो ये अब अपने पास आए प्रोटॉन को क्या करेगा, ये रिपेल करेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिवली चार्ज है और प्रोटॉन भी पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो ये अपने पास किसी भी प्रोटॉन को आएगा तो वो उसको रिपेल कर देगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम ये कहें कि यही कार्बन एटम, ठीक है, ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है तो क्या हो जाएगा, तब ये इसके पास प्रोटॉन तो 6 रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स इसके पास क्या रहेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब इसका नेट चार्ज क्या होगा, 6 प्रोटॉन एंड माइनस 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, बताइए, ये हमारे पास बचेगा -2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी यहाँ पे अब क्या है, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, यानी अब जो कार्बन एटम मिला आपको वो नेगेटिवली चार्ज हो गया, ठीक है। अब जब वो नेगेटिवली चार्ज हो गया तो वो अपने पास में रख के पॉजिटिव चार्ज को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, है ना। अब वो उसे ईजिली अट्रैक्ट कर लेगा, क्यों, क्योंकि अब ये एटम तो, इसका नेट चार्ज क्या है, नेगेटिव है, एटम तो हमारा नेगेटिवली चार्ज हो गया, ठीक है। अच्छा, यही रीज़न है, ठीक है। इसी कारण क्या होता है कि जब आप बलून लेते हैं ना, बलून को आप हेयर में रब करते हो तो क्या होता है, हेयर के कुछ एटम्स जो से इलेक्ट्रॉन्स निकलता है और वो बलून में चला जाता है, यानी अब क्या है, बलून हमारा नेगेटिवली चार्ज हो गया और हेयर हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ठीक। अब जब आप हेयर को, यानी दोनों क्या है, ऑपोजिट चार्जेस हो गए, है ना, हेयर पे पॉजिटिव और बलून पे नेगेटिव। अब क्या होगा, इनके बीच में क्या होगा, एक अट्रैक्शन आएगा, क्योंकि दोनों में ऑपोजिट चार्जेस हैं। अब जब दोनों में अट्रैक्शन डेवलप होगा तो जब आप बलून को आप लेकर आओगे अपने हेयर के पास तो क्या होगा, बलून जो है वो हेयर में स्टिक हो जाएगा, यानी कि चिपक जाएगा, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।